नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर मैं पुनः आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी प्रधान अध्यापक की तैयारी के लिए मैंने इतिहास विषय में पढ़ाना प्रारंभ किया है और इस कड़ी में मैं आपको इससे पहले 4 वीडियोस दे चुकी हूँ और इस क्रम में मैं अगला वीडियो लाई हूँ उत्तर वैदिक काल के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल यानी वो समय जो कि इतिहास में हमारी पहचान का लिखित सूत्र के रूप में जाना जाता है। यही वो समय था जिस समय 4 वेदों की रचना हुई थी। यही वो समय था जब हमारे संस्कार बने थे। ये वैदिक काल ही था जब से हमारे संस्कार, हमारे कर्मकांड लिखित थे। इससे पहले का जो मेरा क्लास था उसमें मैंने आपको 2 क्लास दिया। उसमें एक दिया मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई थी, वैदिक सभ्यता कब तक चली थी और वैदिक सभ्यता में क्या क्या हुआ था। अब इसी क्रम में हम पूर्व वैदिक सभ्यता के बारे में भी जाने। आज जो इसका दूसरा भाग है उत्तर वैदिक सभ्यता, अब हम वैदिक काल में उत्तर वैदिक सभ्यता की क्या देन थी, उत्तर वैदिक सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तर वैदिक सभ्यता में व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यही वो समय है जब से सनातन धर्म की पहचान होती है। वैदिक सभ्यता के ही वेदों में हमारे संस्कार मंडलम के रूप में लिखे हुए हैं, जो हमारे किताबों में भी वर्णित है। हम जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ये भी वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है। ये सब के बारे में आपको पता चलता है, वैदिक सभ्यता को हमको पता चलता है वैदिक सभ्यता को पढ़ने से। तो आज इसी क्रम में उत्तर वैदिक काल की क्या देने थी, कैसी व्यवस्था थी, अब उसकी जानकारी हम जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी सभ्यता अब बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, संख्या बढ़ रही थी, समाज बन रहे थे, लोग मिलकर रह रहे थे, तब ना भाषा का विकास हुआ, बोलने का, लिखने का और उसको संगठित कर सुरक्षित कर रखने का। वही ना वेद हैं जिससे हमारे उपनिषद तैयार हुए हैं और वही ना वेद हैं जिससे हमारे कर्मकांड की किताबें लिखी गई हैं। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, इसके उत्तर वैदिक काल की व्यवस्थाओं का जिक्र आज की चैप्टर में मैं करूंगी। आशा करती हूँ आपकी हिस्ट्री को मैं बहुत हद तक अपने स्तर से तैयार करने में मदद कर रही हूँ। इससे मेरा भी मदद हो रहा है, मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। और ये सभी किताबें विद्यालय स्तर की किताबें हैं, एनसीईआरटी की बुक्स है जहाँ से मैंने इसको तैयार किया है। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरे वीडियोस को देखने के साथ ही खुद ब खुद ये 4 चैप्टर्स आत्मसात हो जाएंगे, आपके ब्रेन के रिटेंशन में आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे है इस काल में हमारा समाज 4 व्यवस्थाओं में बटा हुआ था। किस व्यवस्था में बटा हुआ था? 4 व्यवस्था। इस समय सबसे बड़ा मुख्य काम क्या हुआ था? लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज हो गई थी तो लोग शक्ति प्रभुत्व करना शुरू कर दिए थे। लोहा एक ऐसा धातु है, इससे पहले तो तांबे और कांसे और टीन का खोज हुआ था, वो शक्तिशाली धातु नहीं होता था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हो गई तो धातु हथियार बनने शुरू हो गए, धारदार हथियार बनने शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि अब लोगों में क्षेत्र विस्तार की परंपरा प्रारंभ हुई, यानी हम यूं कह सकते हैं कि अब राजा का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। क्यों? लोहे की खोज इसी काल में हुई थी, 1000 BC। ये वो समय है जिस समय से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई थी, ईसा पूर्व 1000 BC से लेकर 600 BC। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी देन क्या है? लोहे की खोज हो गई थी, लोहे के धातु के हथियार बन रहे थे। दूसरा, अर्थ में राजा, अर्थ, समाज और धार्मिकता, ये 4 चीज आ गए था। अर्थ यानी धन, आर्थिक अवस्था। जहां अर्थ आएगा वहां राजा का प्रभुत्व होगा ही, और जहां राजा आएंगे वहां समाज और राजनीति तो बनती ही चली जाएगी। यानी ये कॉन्सेप्ट आ गया था कब? उत्तर वैदिक काल से। अब इसी में अगला आता है राजनीतिक जीवन की मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि राजा का प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक काल से अब बढ़ना शुरू हो गया था। इससे पहले राजा उतना काम नहीं करते थे, इससे पहले पुरोहित काम करते थे। आपको अगर पूछे कि वैदिक काल में कौन श्रेष्ठ होते थे, तो वैदिक काल में जब तक पूर्व वैदिक था तब तक पुरोहित और पंडित को श्रेष्ठ माना जाता था सनातन धर्म में। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई, राजा अब शक्तिशाली होने लगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान से रखेंगे। तो राजा उत्तर वैदिक काल में शक्तिशाली हो गया तो राजनीतिक जीवन आ गया। जहाँ राजा हुआ वहाँ राजनीतिक जीवन आया।
राजा का महत्व, शक्ति में वृद्धि हो गई। ये मैंने पोस्ट डाला है। पद कैसे होने लगे? वंशानुगत होने लगे। इससे पहले तक वंशानुगत नहीं होता था, लेकिन कि उत्तरवैदिक काल के साक्ष्य हैं, प्रमाण है कि अब जो वंश परंपरा है, यानी कि जो प्रभुत्वशाली, जो कबीले के श्रेष्ठ, जो जन के श्रेष्ठ होते थे, अब उन्हीं के बच्चे जन के श्रेष्ठ बनते थे। यानी वंश परंपरा की शुरुआत हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, उत्तरवैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। वंश परंपरा की शुरुआत कब से हुई थी? उत्तरवैदिक काल से। अब ये लिखित है। ये क्या है? लिखित है। अब राजा के अधिकार क्या होने लगे? बढ़ने लगे। राजा हथियार का खोज हो गया, राजा के अधिकार बढ़ने लगे, रत्नीन की संख्या भी बढ़ने लगी। रत्नीन कौन होते थे? 9 रत्न होते थे राजा के दरबार में। ये कॉन्सेप्ट भी आ गया था उत्तर वैदिक के समय में। तो रत्नीन ये पूर्व वैदिक में भी था, लेकिन उस समय को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। रत्नीन सलाहकार होते थे, सिपाही होते थे, मंत्री होते थे, या उच्च कुल के उच्च विद्वान व्यक्ति होते थे। तो रत्नीन की संख्या कौन बढ़ा दिया था? राजा बढ़ा दिया था। कर की व्यवस्था पुख्ता हो गई थी, कर लिया जाता था बलपूर्वक। इसका जिक्र है उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में कर की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा जब से संगठित हुए, कोई व्यक्ति वैसे संगठित होने लगता है, अपनी संस्था बनाने लगता है, उसको बढ़ाने लगता है, तब वो क्या करता है? तो कर लेना शुरू करता है। तो कर लेने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी उत्तर वैदिक काल से। ये ध्यान रखिएगा। जिससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि कर किस समय से शुरू हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल से कर की प्रधानता शुरू हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, स्वेच्छा से कर न देने वाले लोगों से कैसे कर लिया जाता था? तो बल से लिया जाता था। बलपूर्वक कर की व्यवस्था थी। राजा की सेना होती थी, लेकिन राजा अस्थाई होती थी, अस्थाई नहीं होती थी। राजा भी शुरुआत ही हुआ था राजा का, तो अस्थाई होती थी, यानी धन देता था या भोजन की व्यवस्था करता था, तब उसके साथ सेना रहती थी। न्याय भी अभी पूर्णतः नहीं मिलता था, न्याय की भी व्यवस्था उतनी नहीं हुई थी। इसके बाद ये जन से जनपद का कॉन्सेप्ट आया। जन जो आपने देखा, पूर्व वैदिक काल में लोग जहाँ रहते थे उसको जन कहते थे। अब यही जन की संख्या, कबीले की संख्या बृहत होने लगी। एक छोटा सा कबीला जब एक बड़ा कबीला हुआ, तब ये जनपद हुआ, और जब ये काफी बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया? महाजनपद हो गया। तो ये जो महाजनपद है, ये यही जन से इसी जन से महाजनपद की शुरुआत हुई है। ये ध्यान दीजिएगा। महाजनपद अब अगले एपिसोड में, अगले कक्षा में मैं आपको महाजनपद पढ़ाऊंगी, तो इसकी भी शुरुआत यहीं से होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ परिवार में सामाजिक जीवन आता है। तो परिवार कैसा होता था? तो पहले परिवार ग्राम में होता था, उसको विश कहते थे, उसको जन कहते थे। यानी परिवार इतने से होकर परिवार में आया। अब वर्ण व्यवस्था आ गई थी। उत्तर वैदिक काल में संपूर्ण वर्ण व्यवस्था आई थी। पूर्व वैदिक काल में पुरोहित प्रमुख होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कंसेप्ट भी आ गया था। उसके बाद है यहाँ क्या होता था? तो कौन कौन थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गोत्र क्या होता था? गोत्र जैसे गोत्र हिंदुओं में गोत्र माना जाता है, गोत्र किया जाता है, कौन श्रेष्ठ कुल का है, कौन श्रेष्ठ गोत्र का है। तो यह गोत्र का मतलब होता था जिसके पास गोधन होती थी। गोधन जितना लोग रखते थे, उनका गोत्र उतना उच्च कोटि का होता था। ये कॉन्सेप्ट भी कब का है? ये सोच भी है उत्तर वैदिक काल की। उसके बाद है आश्रम जीवन किस प्रकार का होता था? लोगों के जीवन को कितने कालखंडों में बांटा गया था? हम लोग जो जीवन काल कहते हैं, हमारे यहाँ बच्चों के संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, छठी संस्कार, फिर विवाह के बाद फिर लोग बूढ़े होते हैं, मृत्यु होती है, मृत्यु संस्कार। तो ये सभी संस्कार बने हुए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी ब्रह्मचर्य से। यानी जब बच्चा जन्म लेता था और जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वो क्या होता था? ब्रह्मचारी होता था। ये साक्ष्य मिले हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का जीवन पालन करता था। उसके बाद का जो गृहस्थ जीवन होता था 25 से 50 साल उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ जीवन को माना गया है। और उसके बाद वानप्रस्थ होता था 50 से 75 साल, ये वानप्रस्थ का समय होता था। और उसके बाद होता था संन्यास, ये होता था 75 से 100 वर्ष। यानी समाज में इस प्रकार से लोगों के जीवन को भी बांट दिया गया था।
और उसी प्रकार स्थिति, उस समय स्त्रियों की स्थिति न बहुत उच्च कोटि की थी न निम्न कोटि की थी, सामान्य थी। पूर्व वैदिक काल में बहुत उच्च कोटि की थी, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई थी। इस समय अब राजाओं का चलन होना शुरू हो गया था। और इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि इस समय समाज में लोगों के बीच में भेदभाव होना भी शुरू हो गया था। वर्ण व्यवस्था आया था, इसका मतलब भेदभाव होता था। स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, संतोषजनक थी, इसका मतलब भेदभाव होता था। यहीं पे आप आर्थिक जीवन भी देख सकते हैं। आर्थिक जीवन में अर्थ अब आ गया था, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी तो कृषि होना प्रारंभ हो गया था। कृषि होना प्रारंभ हो गया था तो अन्न ज़्यादा उपजने लगे थे और अब व्यवसाय के रूप में कृषि को लिया जाने लगा। यानी अब लोग व्यापार व्यवसाय भी करने लगे। पशुपालन भी हो रहा था। इसी क्रम में मैंने प्रमुख व्यवसायों का जिक्र किया है। तो लोहे की खोज के कारण क्या हो गया, तो लोहे की खोज के कारण कृषि की खोज हो गई, कृषि ज़्यादा होने लगी, लोग खेती ज़्यादा करने लगे। अब खेती सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं करते, खेती की उपज ज़्यादा होती, हल बनाना सीख गए थे लोग, औजार बनाना सीख गए थे, तो क्या होता था, खेतों में अनाज ज़्यादा मात्रा में होने लगे, जमने लगे। इस प्रकार से इसका व्यापार व्यवसाय होने लगा। उसी के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है काठ संहिता, जिसमें 24 बैल को जोड़ा गया था और जोड़कर चलाने का काम भी चलता था। यहाँ भी इसका भी जिक्र है कि बैलगाड़ी का भी खोज हो गया था। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। पशुपालन क्या था, तो दूसरा प्रमुख था। पहला था कौन, कृषि, और दूसरा था पशुपालन। उसके बाद अधिशेष संघर्ष यहाँ पे है। अधिशेष में उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ, विदेशी व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्योगों का भी व्यापार हो गया था, विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन सिल्क का व्यापार नहीं होता था, लोग सिल्क नहीं पहनते थे, इसका मतलब उसमें सूती कपड़ों का भी व्यापार होता था। और इस प्रकार इसके प्रमाण मौजूद हैं। सिल्क का व्यापार नहीं होता था। यहाँ क्या है, सिल्क का व्यापार नहीं होता था, यानी कि उस समय कपड़े के साथ साथ और भी कुछ चीज़ों का व्यापार किया जाता था। इस काल में आर्थिक प्रगति से नागरिक के लिए नगरीकरण की व्यवस्था हो गई। किसकी व्यवस्था हो गई, नगरीकरण। अब लोग, एक नगर की स्थापना कैसे हुई थी, आप सभी जानते हैं कि लोग जहाँ एक जगह सम्मिलित होते थे उस जगह रहने लगे। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन करते हुए साल 2 साल बसते बसते वो जगह क्या बन गया, शहर बन गया, नगर बन गया। तो इस प्रकार से नगरीकरण की प्रारंभ का श्रेय जाता है किसको, तो उत्तर वैदिक काल को। ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा कि इन नदियों के किनारे प्रमाण मिले हैं। उत्तर वैदिक काल के लिखित सूत्रों के प्रमाण इन्हीं नदी के किनारे मिले हैं। पहले इन नदियों को किस नाम से जाना जाता था, त्रिस्ता, किसको बोलते थे, झेलम को। उसी के बाद परुशनी, रावी को, सतुद्री, सतलज को, अहिकनी, चिनाब को, सदानीरा, गंडक को कहा जाता था। सदानीरा किस नदी का नाम था उत्तर वैदिक काल में, अगर प्रश्न आता है तो गंडक। ये बिहार से भी जुड़ा हुआ है, तो सदानीरा का सवाल आ भी सकता है कि सदानीरा किस नदी को वैदिक काल के समय कहा जाता था, तो गंडक नदी को। इसी के बाद विपाशा, व्यास नदी को, सरस्वती नदी को घग्गर, है ना। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि धार्मिक महत्व बढ़ गए थे, धार्मिक महत्व बढ़ गए थे। यज्ञ और कर्म कांड की शुरुआत हो गई थी। यज्ञ कर्म कांड हर चीज में दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल में बलि इच्छा पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते बलि एकदम अनिवार्य हो गया था। बलि परंपरा, आप कैसे भी हो, लेकिन ये कार्य चलते थे। उसके बाद इस समय प्रजापति की पूजा होती थी। प्रजापति, जिनको हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा, तो प्रजापति की विशेष पूजा होती थी, विशेष आयोजन होता था। इसका भी प्रमाण मिला है। इस प्रकार से उस जमाने में आप संघर्ष किनके बीच में होता था, तो संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में अपने प्रभुत्व को लेकर किया जाता था। ऐसे क्षेत्रीय राजा भी अपने यहाँ ब्राह्मणों की विद्वता के कारण ब्राह्मणों को रखते थे। लेकिन इस प्रकार से अभी आगे आप पढ़ेंगे, जब मैं जनपद और महाजनपद पढ़ाऊंगी, तो यही आप उत्तर वैदिक काल के थ्रू जनपदों की शुरुआत हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे।